अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर शहर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी 2 परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया, जबकि 3 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर शहर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी 2 परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया, जबकि 3 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर शहर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी 2 परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया, जबकि 3 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही लाहौर शहर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह सिफर के करीब भी पहुंच गया है और कुछ जगह पर हद निगाह जो है वो सिंगल डिजिट में रह गया है। अगर शहर के एयरपोर्ट के इतराफ़ की बात करें तो शहर के एयरपोर्ट पर भी जो धुंध का राज बरकरार है। रनवे पर जो हद निगाह है वो 20 मीटर तक रह गया है, जिसके बायस शहर के अंदर जो 2 परवाज़ें हैं उनका रुख जो है वो दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। अगर साथ ही अगर बात करें मोटरवे की, तो शहर में मोटरवे पर भी धुंध का राज है, जिसके बाद मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। साथ ही मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि शहरी सफ़र के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं, और जब तक बारिश नहीं होगी धुंध का राज इसी तरीके से बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर जेरे हिरासत। पुलिस की गिरफ्तारी के मौके पर बदसलूकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़िश्ता रोज़ 3MPO के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी अहकामात जारी किए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया, झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बेटी मेहरबानों ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जमानत के बाद अडियाला जेल से बाहर निकले ही थे कि रावलपिंडी पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक GHQ हमले केस में साबिक वज़ीर ख़ारजा पर गिरफ्तारी डाली गई। PTI रहनुमा ने कुछ मुज़ाहमत दिखाई, लेकिन वो काम न आई। इस मौका पर उनका कहना था कि उन्हें कौम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के साथ सलूक साफ शफाफ इकदामात को मुतासर कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले पर एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबानो कुरैशी का कहना था कि उनके वालिद को अगवा किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ ऐसा सलूक काबिल मुज़म्मत है। उनको जिस तरीके से अडियाला के बाहर से धक्के देकर तजलील कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट की नफी कर। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलक ने बताया कि वो इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी मिलने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये ऐसा सलूक करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी का रद्द अमल सामने आया है। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हकूक़ और वक़ार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीनने, मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर महज़बाना सलूक पर हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को बदलने के लिए इस तरह के दलाइल से आगे बढ़ना होगा कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं।
अगर हम बहैसियत कौम मुत्तफिक हैं तो अभी से शुरू करने से बेहतर कोई वक्त नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जामिन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। उनका पैगाम है कि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें और पूरी कौम अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करे। इलेक्शन की तैयारी पकड़ लें, दमादम मस्त कलंदर होगा। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएंगे। आपने मुझे जितवाना है, मुझे अक्सरियत चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं, कागजात नामजदगी छीनकर भागते हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पुरानी सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन में जाएंगे। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी रहे, उन्हें मुआशरत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों से है जिनकी सोच नहीं जागती। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा, बिलावल ने जितने वादे किए हैं पूरे किए हैं। हमारा मकसद आपको हकूक मिले। शहादत इंसानियत की खिदमत करने वालों को मिलती है। बीबी शहीद और भुट्टो कमाल के लोग थे जिन्होंने शहादतें कबूल की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर अदालत उस्मा ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली फौरी तौर पर खत्म कराने में नाकाम। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना नाअहली केस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है, इसको मुकर्रर करने से मुतालिक चैम्बर में जाकर फैसला करेंगे। वकील शहबाज खोसा ने रोस्ट्रम पर आकर तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं, तोशाखाना केस को कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। वकील शहबाज खोसा ने दलाइल दिए कि जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। इस्तदा है कि बानी पीटीआई का केस 30 दिसंबर से पहले मुकर्रर किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने कानून देखना है, अपील जेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील के मुंशी से दस्तावेजात छीनने का मामला, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात छीनने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जज साहब के चीफ सेक्रेटरी को व्हाट्सएप की गई दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होती। बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाए, इंतजामी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात की। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान बड़े बड़े नामों पर एतराज़ात सामने आ गए। लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरगोदा से रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के कागजात पर एतराज़ात दायर किए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजाती नामजदगी पर भी एतराज़ात जमा करवा दिए गए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने मुश्ताक गनी को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, पेश न होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की अहम विकेट गिरा दी है। मखदूम फैसल साले हयात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरे कद से इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मखदूम फैसल साले हयात ने आसिफ अली जरदारी को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया है। मुस्लिम लीग नून ने अवाम से इंतखाबी मंशूर के लिए तजावीज़ मांग ली हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा, आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर तैयार किया जा रहा है। नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में अवाम हमारी मदद करें, ऐसी तजावीज़ दें जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मरीम नवाज का कहना है, मुस्लिम लीग नून कौम की इज्तिमाई बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अवाम के साथ रिश्ते को डिजिटल दौर में ले जा रहे हैं। पार्टी के ऑनलाइन पोर्टल पर पाकिस्तानी मंशूर लिखने में मदद दे सकते हैं।
قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو نیچا نہیں دکھایا۔ پارلیمان کا ادارہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا مشن، پاکستان کا میزائل فتح 2 کا کامیاب تجربہ۔ فتح 2 400 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ینگ ٹیچرز مطالبات کے لیے سراپا احتجاج۔ اساتذہ نے جی ٹی روڈ سے اسمبلی چوک تک مارچ کیا اور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کیا۔ دیکھتے ہیں پشاور سے جنید عالم کی رپورٹ۔ پشاور میں ینگ ٹیچرز نے مطالبات کے لیے جی ٹی روڈ پر گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کے باہر احتجاج کیا، جہاں انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر اساتذہ نے اسمبلی چوک کا رخ کیا اور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا۔ اسمبلی چوک میں احتجاج کر کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل برسائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے ینگ اساتذہ پر لگائے گئے سی پی فنڈز ایکٹ کے نفاذ کو ختم کیا جائے اور اساتذہ کا پرانا پینشن سسٹم بحال کیا جائے۔ رولز کے مطابق ان کو جی پی فنڈ دیا جائے گا، لیکن نہ جانے کیوں ایسی موجودہ حکومت کو تکلیف ہوئی ہے کہ اس سے جی پی فنڈ کی بجائے سی پی فنڈ دیا جا رہا ہے۔ نگران حکومت ہمارے ایکٹ کو اوورلیپ کر کے اس کو بائی پاس کر کے ہمیں جو ہے پینشن سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے وہ اپنے احتجاج کو دھرنے کی شکل دیں گے۔ کیمرہ مین ارسلان طارق کے ساتھ جنید عالم، GNN پشاور۔ سال 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی سال مقدمات کا راج رہا۔ سابق صدور سے لے کر سابق وزراء اعظم، وفاقی وزراء، سیاسی رہنماؤں سمیت سب نے ہی ہائی کورٹ کی یاترا کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک سال کی کارکردگی کیا رہی، بتا رہے ہیں ادریس عباسی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز میں سیاسی مقدمات سیر فہرست رہے۔ تمام جماعتوں کو ہی ریلیف ملا۔ سنوائی نہیں ہوئی تو وہ تھے عوامی مقدمات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سال 2023 کے آغاز پر زیر التوا کیسز کی تعداد 17,054 تھی، جو بڑھ کر 18,500 سے زائد ہو چکی، جبکہ مقامی عدالتوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ سابق صدور سے لے کر سابق وزراء اعظم، وفاقی وزراء، سیاسی رہنماؤں سمیت سبھی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ کہیں ریلیف تو کسی مقدمے میں نا انصافی اور جانبداری کی صدا سنائی دیتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ہوئی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک میں مہنگائی بتدریج بڑھتی رہی ہے، لیکن 2023 میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 42% شرح کے ساتھ مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تفصیلات اصغر حیات کی رپورٹ میں۔ سال 2023 میں سوائے مہنگائی کے پاکستانی عوام کو کچھ اور نہ ملا۔ پٹرول 150 روپے، ڈیزل 147 روپے تک مہنگا، بجلی فی یونٹ 50 روپے، گیس کی قیمت میں 147% تک اضافہ، اشیاء خورد و نوش 400% مہنگی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2023 میں پٹرول 213 روپے اور ڈیزل کی قیمت 227 روپے فی لیٹر تھی، جو کہ 12 ماہ میں 331 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ بجلی کا یونٹ 29 روپے سے بڑھ کر 50 روپے کا ہو گیا۔ گیس 900 روپے فی مکعب میٹر تک مہنگی کی گئی۔ کچن بجٹ نے ہی غریب عوام کی کمر توڑ دی۔ اب گھر کی مرغی دال برابر نہیں رہی۔ دالیں 200 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئیں۔ دال ماش جنوری 2023 میں 360 روپے میں ملتی تھی، اب 560 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ دال لوبیا اور دال مسور بھی 200 روپے تک مہنگی ہوئیں۔ آٹا فی کلو 20 روپے، چینی 40 روپے، مسالہ جات 50% اور ڈبہ بند اشیاء 40 روپے تک مہنگی ہوئیں۔ انڈوں کی قیمت میں بھی 100 روپے فی درجن اضافہ ہوا۔ اور تو اور سبزیاں اور پھل بھی عوام کی قوت خرید سے باہر رہے۔ ہر پاکستانی، ہر مسلمان یہی کہتا ہے ان ظالموں نے ظلم کر کے رکھ دیا۔ میں ایک مزدور تقبہ آدمی ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، جھاڑو لگا کے وزن اٹھا کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، لیکن کسی نے غریبوں کے لیے نہیں سوچا۔ 2023 لاسٹ 20 ایئرس کو جو ہے نا وہ اس نے بیٹ کیا ہے مہنگائی کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے بھی مہنگائی ہم نے دیکھی، لیکن اتنی مہنگائی نہیں دیکھی جتنی اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے بعد ڈائریکٹ بہت زیادہ ریٹ پرائس ہائی ہو جاتی ہے نا۔ سال 2023 کسان، دکانداروں، صنعت کار، معاشی شرح نمو صفر سے بھی کم رہی۔ تاہم سال 2023 میں ذخیرہ اندوزوں، سمگلروں اور ڈالر مافیا کے وارے نیارے رہے، کیونکہ ملک میں چینی، آٹا، اجناس، گوشت، کھاد اور ڈالر بڑی مقدار میں سمگل ہوا۔ ایک انفلیشن کا فینومنا ہے جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس نیگیٹو سائیکل کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے اندرونی ریسورسز پہ، انڈیجنس ریسورسز پہ انحصار بڑھانا ہوگا
ताकि हम सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा सकें। वजारत खजाना की जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए गए कि आने वाले महीनों में महंगाई की शरह में कमी वाक़ होगी, तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुताबिकत नहीं रखते। साल 2023 तो अवाम ने महंगाई के पंजों में जकड़े गुजार दिया। रियासती पॉलिसियों से तो यही लग रहा है कि शायद साल 2024 में सियासी इस्तेकाम आए और अवाम को कुछ रिलीफ मिले। कैमरामैन अली हैदर के साथ असगर हयात, GNN इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।